हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके शिवहरी। आज हम आपको लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेहतरीन टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, ये सीएफटी थ्योरी ने बताया था कि ईजी ऑर्बिटल्स और T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी में जितना डिफरेंस होता है वही हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसे हम डेल्टा टी, डेल्टा ओ और डेल्टा एसपी से व्यक्त करते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स की जैसी ज्योमेट्री है उसी के अनुसार हम व्यक्त कर देते हैं। तो इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक स्टूडेंट्स, ये चार कारक हैं आपके। ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। दूसरी है सेंट्रल मेटल की सीरीज पर, सेंट्रल मेटल एटम आपका किस सीरीज का है, 3D का है, 4D का है, 5D का है, 6D का है, इस बात पर भी डिपेंड करती है। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस बात पर डिपेंड करती है। और नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के नेचर पर भी डिपेंड करती है। लिगेंड्स कितना अधिक स्ट्रॉन्ग है और कितना कमजोर है। तो लिगेंड्स कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो इसकी जानकारी के लिए हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अध्ययन करना चाहिए। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो महत्वपूर्ण लिगेंड्स हैं, 17 लिगेंड्स की मैं वीडियो आपको टेक्निक तरीके से पहले दे चुका हूं 4 मिनट की, उसको आप देख करके स्टडी करें। अब हम चलते हैं कि ज्योमेट्री पर कैसे डिपेंड करती है। यदि आपकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो इसकी हम CFSE को हम कहते हैं SP, और यदि ऑक्टाहेड्रल है तो उसको हम कहते हैं डेल्टा O, और यदि टेट्राहेड्रल है तो उसको हम कहते हैं डेल्टा T। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता चलता है कि स्क्वायर प्लेनर की CFSE सबसे ज्यादा होती है, फिर इसके बाद ऑक्टाहेड्रल की होती है और फिर टेट्राहेड्रल की होती है। इसमें स्टूडेंट रिलेशन भी है, जैसे हम लिख सकते हैं डेल्टा SP इक्वल टू होता है 1.174 डेल्टा O, ये एक रिलेशन होता है। एंड डेल्टा O इक्वल टू होता है 2.25 डेल्टा T। तो ये हमारा रिलेशन से, इससे हम जान जाते हैं। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे यदि आप इसको अगर हम ये दशमलव हटाएं तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 नंबर 225 और 25 चौके 100। तो ये डेल्टा O बराबर 9/4 डेल्टा T, या डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा O, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव देकर के वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स की अगर ज्योमेट्री डिफरेंट टाइप की है तो हम अनुमान लगा लेंगे कि किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अधिक है, किसकी कम है। मैं इसमें से आपको कुछ एक दो क्वेश्चन कराता हूं जिससे आप अनुमान लगा करके बताइएगा। इससे हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा NiCN का होल 6 फॉर 4, और ये डबल माइनस, फिर मैंने लिखा NiCl4, ये डबल माइनस। अब बताइए इसमें किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो ऐसा करने के लिए हमें बीबीटी थ्योरी आनी चाहिए, और बीबीटी थ्योरी की हम वीडियो पहले दे चुके हैं। तो बीबीटी थ्योरी से हमें इसमें संकरण पता चल जाएगा, और संकरण पता चलने से इसकी ज्योमेट्री पता चल जाएगी। जैसे कि इसमें आपका आंतरिक संकरण DsP2 होता है, जिससे कि हमें पता चलता है इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। इसकी एक्सप्लेन हमने क्यों होता है DsP2 बीबीटी थ्योरी में किया है। और इसकी वीक लिगेंड्स होने के कारण इसमें sp3 संकरण होता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो ये डेल्टा T कहलाएगी इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये डेल्टा SP कहलाएगी। तो निश्चित ही इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप, जैसे ये आपका NiCl4 डबल माइनस, और यदि क्वेश्चन लिखा हो इधर CO NH3 का
होल 6 ट्रिपल प्लस, तो आप जान सकते हैं ये आपका टेट्राहीड्रल है, टेट्राहीड्रल, और ये आपका ऑक्टाहीड्रल है, ऑक्टाहीड्रल। तो अनुमान लगा सकते हैं टेट्राहीड्रल की कंपैरिटिव में ऑक्टाहीड्रल की एनर्जी सदैव ज्यादा होती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि यदि हम कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का पता लगा लें तो दो या अथवा दो से अधिक कॉम्प्लेक्स की CFSE की हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब आप आते हैं सेंट्रल मेटल की सीरीज पर। तो सेंट्रल मेटल की सीरीज में देखें बेटा, अच्छा ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि देखिए जितना Eg तथा T2G ऑर्बिटल्स में जितना रिपल्सन लगेगा उसमें उतनी ही अधिक गैपिंग आएगी, और गैपिंग अधिक होने से CFSE बढ़ जाती है। अब देखो सेंट्रल मेटल की सीरीज पर, तो हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम का साइज या आयन का आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत तेजी से जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा तो ये लिगेंड्स को तेजी से अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो Eg तथा T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3D की कंपेयर में ज्यादा एनर्जी होती है 4D की, इसकी कंपेयर में होती है 5D की कंपेयर में 6D की, ठीक है ना। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं CFSE का ये बढ़ता क्रम है। देखो एक क्वेश्चन जैसे इसमें मैं दिखा दूं आपको, एक क्वेश्चन है ZnNH3 का होल 4 डबल प्लस एंड CdNH3 का होल 4 डबल प्लस में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसकी। देखो क्योंकि इसमें लिगेंड्स एक जैसे हैं, समन्वय संख्या एक जैसी है, दोनों की ज्यामिति एक जैसी है, ये तभी रूल लगेगा बेटा जब कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति एक जैसी हो। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति एक जैसी नहीं है तो उसका निर्णय फिर ज्यामिति ही कर लेगी कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो जब ज्यामिति एक जैसी होती है तो फिर हमारा ये रूल लगता है। और इसमें देखो ये 3D श्रेणी का है और ये आपका सेंट्रल मेटल 4D श्रेणी का है। इसके अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, अब आता है सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पर। ठीक है ना, तो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पर कैसे? सेंट्रल मेटल की यदि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो मेटल पर आवेश ज्यादा आएगा, और आवेश ज्यादा आएगा तो वह लिगेंड्स को उतनी तीव्रता से अपनी ओर खींचेगा, और जितनी तीव्रता से अपनी ओर खींचेगा तो रिपल्सन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो Eg तथा T2G की एनर्जी में डिफरेंस उतना ही ज्यादा आ जाएगा, और ये डिफरेंस ही आपकी CFSE होती है। अतः हम कह सकते हैं कि CFSE is directly proportional to the oxidation number of central metal atom। अर्थात सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा इसकी CFSE बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन इधर फिट कर सकते हैं, K4FeCN का होल 6 और इधर लगाए हम K3FeCN का होल 6।
तो आप देखें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर आती होगी और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी। अगर नहीं मालूम है तो देखो कॉम्प्लेक्स में जितने भी एटम्स हैं, लिगेंड्स हैं, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का ये ऐड क्या होता है, इस पर जो आवेश हो उसके बराबर है, या कोई आवेश नहीं तो 0 के बराबर। तो जैसे K की कितनी होगी 1 गुणे धन 4 प्लस इसकी कितनी F की x मान लिया, 6 गुणे sin 8 की -1 होती है इस पर टू 0। अगर आपको ये भी जानकारी नहीं है तो फिर आपको बहुत ओपन सी वीडियो पढ़नी चाहिए। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकालना सिखाया है इसमें। तो x बराबर अगर हल कर देंगे तो धन 2 आ जाएगी, इसी प्रकार से इसमें धन 3 आ जाएगी। तो अब आप देखिएगा इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल यानी कि डेल्टा ओ ए है और ये भी डेल्टा ओ है, ठीक है ना। अब दोनों की ज्योमेट्री जब एक जैसी होगी तब ये रूल लगेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही रूल लगा दें। तो अब आप देखेंगे ज्योमेट्री एक जैसी है, लिगेंड्स एक जैसे हैं, तो फिर अब ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी ज्यादा होगी उसकी CFSE ज्यादा होगी, तो इसकी भी CFSE ज्यादा हो जाएगी। इस टाइप से हम कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है आपका CONH3 का होल 6 Cl2 एंड CONH3 का होल 6 Cl3। तो एब्सोल्युटली अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इधर +2 है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इधर +3 है। तो आप इस कंसेप्ट को लगाइए और यहां से पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है और ये भी हम बता चुके हैं कि क्यों ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, देखो CO++ और ये है CO++, तो इसमें लिगेंड्स का अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा कंपेयर टू देन इसकी। तो जैसे तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो रिपल्सन ज्यादा हो जाता है और रिपल्सन ज्यादा होने से CFSE बढ़ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। मैं समझता हूं ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आया है आपका ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की नेचर पर क्या डिपेंड करता है, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है और सबने इसको पढ़ा भी है। देखो CFSE is directly proportional to the strongness of ligands। यानी लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको जब वो फेंटल मेटल के पास आएगा तो उतना ही ज्यादा रिपल्सन डालेगा और उसकी CFSE उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब लिगेंड्स कौन कितना स्टेबल है, तो ये स्पेक्ट्रो सीरीज से आपको देखना पड़ेगा। देखो पहले वीक लिगेंड्स में आपको बता दूं, आयोवायरस, ठीक है ना, ये समूह के वीक लिगेंड्स हैं। अगर सीरीज देखते जाओ तो H2O तक वीक लिगेंड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ये है EN CN, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है CO। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग और दिस इज वीक, लेकिन कभी कभी इससे भी काम नहीं चलता है। जैसे I और Br हो गया तो इन दोनों की तुलना में Br की स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो लिगेंड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखें जरा, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इधर क्वेश्चन, जैसे मैंने लगाया FeCN का होल 6 एंड FeF6, ये मैंने क्वेश्चन दिया और इस पर मैंने रखी 4 ऋण आवेश, इस पर भी मैंने रखी 4 ऋण आवेश। तो इन दोनों में किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो आप जानते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग और दिस इज वीक। तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मैं एक बार फिर सूत्र लिख दूं, CFSE इक्वल टू होता है आपका
अगर ऑक्टाहीड्रल है तो उसके लिए अलग होगा और टेट्राहीड्रल है तो अलग होगा। ऑक्टाहीड्रल जैसे इसके क्या है, ऑक्टाहीड्रल है। अगर तुम कहो कि इसका निकाल दो तो मैं एक का निकाल के भी बता दे रहा हूं, ठीक है ना, इसका निकाल के बता दे रहा हूं। तो ये ऑक्टाहीड्रल है, तो ऑक्टाहीड्रल का जब विपाटन होगा आपका इस टाइप से, ये ईजी ऑर्बिटल्स हैं और ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारा बेरिसेंटर है। ठीक है ना, और ये जो गैपिंग है ये डेल्टा ओ है। मैं इन दोनों का कंपेयर भी करा दे रहा हूं। ये जो गैपिंग है ये हमारा प्लस का 0.6 डेल्टा ओ इंटू टी ईजी, सॉरी इंटू ईजी इलेक्ट्रॉन, और ये है माइनस का 0.4 डेल्टा ओ इंटू T2G इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पहले तो मैं सूत्र लिख दूं, CFSE बराबर होता है आपका प्लस का 0.6 डेल्टा ओ इंटू ईजी इलेक्ट्रॉन और प्लस माइनस का 0.4 डेल्टा ओ इंटू T2G इलेक्ट्रॉन और प्लस NP, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो अब देखें मैं कंपेयर करके इधर आपको बताता हूं और इस टाइप से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2, इसमें कितनी है, +2। ओके, बट ये स्ट्रॉन्ग है वो वीक है, तो क्या अंतर पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। डी स्पेल्टिंग में देखो T2G। ठीक है ना। अच्छा, अब Fe डबल प्लस का विन्यास देखिए बेटा, Fe डबल प्लस का विन्यास ये Ar 18 और ये 4s 0 और ये 3d 6। ठीक है ना। अच्छा 3d 6 है तो ये भी 3d 6 होगा, इसका भी। तो देखें जरा इसके लिए देखते हैं हम, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये सबसे पहले हुंड के रूल का इसमें पालन नहीं होगा। सबसे पहले इधर ही ये इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और ये क्या बचे 0 Eg। तो अब देखें जरा इधर से जो डेल्टा ओ निकलेगी वो डेल्टा ओ कैसे निकलेगी, इस सूत्र से देखो, प्लस का 0.6 डेल्टा ओ और ये है हमारी माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। देखो प्लस 0.6 डेल्टा ओ गुणे, देखो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो 0 लिख दिया, प्लस माइनस का 0.4 डेल्टा ओ गुणे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 लिख दिया, प्लस Np, N क्या है, इलेक्ट्रॉन का युग्म है। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3p। अब इसको अगर मैं हल करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 2.4 डेल्टा ओ प्लस 3p, इतना आया। देख लो जरा ये। अच्छा अब किसके लिए बात करनी है हमें, अब हमें इसके लिए बात करनी है। तो इसके लिए हम बात करेंगे तो यही चीज कैसी हो जाएगी, यही चीज देखो यहां अंतर आएगा हमारा, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर भर दूं, ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। यही अंतर क्या आएगा, ये वीक होने के कारण ये हुंड के रूल का फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये आएगा 6, ये 6 आएगा। तो अब आप देखिएगा यही एनर्जी कितनी आ जाएगी, यही एनर्जी देखें ये आ जाएगी बराबर प्लस का 0.6 डेल्टा ओ इंटू, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 प्लस
माइनस का 0.4 डेल्टा ओ और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इसमें 4th इलेक्ट्रॉन है प्लस योग में कितना है? योग में केवल 1 है तो ये 1p आ जाएगा। अब आप चेक करो जरा, ये देखें जरा कितना, 6 दूनी 12 तो 1.2 डेल्टा ओ और ये है माइनस 4 चौको 16 1.4 डेल्टा ओ प्लस 1p। अब इसको हल कर दो बेटा, तो देखो 4 में से 2 गई तो 2 और 1 में से 1 गई 0 तो 0 माइनस का 0.2 डेल्टा ओ प्लस 1p। तो आप खुद चेक कर लीजिए, देखो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये 4 फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं यही मोस्ट फैक्टर हैं और यही CFSE को प्रभावित करते हैं और यहीं से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिक्स का लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।